क्या कभी ऐसा ख्याल मन में आया है कि सिर्फ 5,000 रुपए, जी हां, महज 5,000 रुपए 45,000 करोड़ में कैसे बदल सकते हैं? नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के बिग बुल यानी शेयर बाजार के बेताज बादशाह राकेश झुनझुनवाला की एक आम इंसान से लेकर मार्केट लेजेंड बनने तक की कहानी को डिकोड करेंगे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक आम मिडिल क्लास लड़के के गजब के विजन और बेखौफ फैसलों की एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1985 में। सोचिए, एक 25 साल का लड़का दलाल स्ट्रीट में कदम रखता है और उस वक्त शुरुआत करने के लिए रकम कितनी थी? सिर्फ 5,000 रुपए। पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो घर में मार्केट की चर्चाएं तो खूब होती थीं, लेकिन निवेश के लिए कोई बड़ी पुश्तैनी दौलत बिल्कुल नहीं थी। मतलब एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जहां से निकलकर इतनी छोटी सी रकम के साथ बाजार में एक ऐतिहासिक पारी की शुरुआत की गई। और अब सीधे आते हैं साल 2022 पर। अगस्त 2022 में जब इस बिग बुल ने दुनिया को अलविदा कहा, तब उनकी कुल संपत्ति थी लगभग $5.8 बिलियन, यानी करीब करीब 45,000 करोड़ रुपए। है ना बिल्कुल अकल्पनीय? 5,000 से 45,000 करोड़ तक का ये जंप वाकई हैरान कर देने वाला है। आखिर ये मुकाम हासिल कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत में उनके पिता ने एक बहुत ही सख्त हिदायत दी थी। उनका कहना था, तुम्हें जो करना है करो, पर परिवार या दोस्तों से पैसे कभी उधार मत लेना। अब बिना पुश्तैनी दौलत और बिना उधार लिए बड़ा दाव कैसे खेला जाए? यहीं पर असली स्मार्टनेस सामने आई। एक क्लाइंट को एफडी से ज्यादा यानी सीधे 18% रिटर्न देने का वादा किया गया और उसे निवेश के लिए मना लिया गया। इस क्रिएटिव तरीके से शुरुआती ट्रेडिंग के लिए करीब 10 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया गया। और इस पूंजी के साथ शुरू हुआ बड़े और सटीक फैसलों का दौर। 1986 में टाटा टी के शेयर्स 43 रुपए के भाव पर खरीदे गए और सिर्फ 3 महीने में, जी हां, सिर्फ 3 महीने में वो 143 रुपए तक पहुंच गए। इसके बाद नजर गई सेसागुआ पर, जिसे आज वेदांता के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भारी मंदी के बीच सिर्फ 25 रुपए प्रति शेयर के भाव पर भारी जोखिम उठाया गया। इन जबरदस्त और साहसिक दावों का ही नतीजा था कि 1989 तक नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई। द बियर कार्टेल एंड द टर्निंग पॉइंट। अब चलिए बात करते हैं उस मोड़ की जिसने शेयर बाजार का इतिहास ही बदल दिया। दलाल स्ट्रीट में पैर जमाने के बाद राकेश जी दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी के संपर्क में आए, जिन्हें वो अपना बहुत बड़ा गुरु मानते थे। इन दोनों ने मिलकर बाजार की गहराई को समझा और फिर वो जुड़े उस समय के कुख्यात ब्लैक कोबरा यानी मनु मानेक के बियर कार्टेल से। अब इस कार्टेल वाली कहानी को समझने से पहले बाजार के उस माहौल को समझना जरूरी है। ये वो दौर था जब बुल मार्केट अपने चरम पर था, यानी बाजार में एक तरफा तेजी थी। और ये तेजी कौन ला रहा था? हर्षद मेहता। उनकी एंट्री से बाजार में एक ऐसा जबरदस्त बुल रन आ गया था कि शेयरों की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छू रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई इस लहर में बहकर रातों रात अमीर बनना चाहता हो। लेकिन इस अंधाधुंध बुल रन के बीच राकेश जी और उनके कार्टेल का सबसे बड़ा हथियार कुछ और ही था। वो था शॉर्ट सेलिंग। आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है गिरते हुए बाजार में मुनाफा कमाना। इस रणनीति में महंगे भाव पर उधार के शेयर बेचे जाते हैं और सस्ते में खरीदकर वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब हर्षद मेहता के पैसे से बाजार अंधाधुंध ऊपर जा रहा हो तो इन शॉर्ट सेलर्स का क्या हाल हुआ होगा? शुरुआत में तो भारी नुकसान ही झेलना पड़ा। और फिर आया वो क्लाइमैक्स जिसका सबको इंतजार था। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। पूरे 30,000 करोड़ का मार्केट भूकंप। जैसे ही स्कैम का सच बाहर आया, पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर पड़ा। और बस यहीं पर शॉर्ट सेलिंग की रणनीति ने अपना असली कमाल दिखाया। इस भयंकर क्रैश के दौरान सही दाव खेलकर करीब 30 से 35 करोड़ रुपए की छप्पर फाड़ कमाई की गई। ये वाकई करियर का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने मार्केट को उसका बिग बुल दिया। द शिफ्ट टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। 1992 की इस भारी भरकम कामयाबी के बाद एक बहुत अहम बात समझ आ गई थी। वो ये कि सिर्फ ट्रेडिंग करके कोई बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद पत्नी रेखा के साथ मिलकर रेयर एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई। भारत की अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की ग्रोथ पर पूरा भरोसा हो गया था और ये बिल्कुल साफ हो गया कि असली खजाना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही छिपा है। इस लॉन्ग टर्म शिफ्ट के पीछे एक बहुत ही मजेदार और काम का फॉर्मूला है। साल 1990 की बात है, जब उनकी पत्नी एक नया एयर कंडीशनर खरीदना चाहती थीं। उस दिन बजट को लेकर बाजार में भारी उठापटक थी। मूल बचत से पैसे निकालकर एसी नहीं खरीदा गया, बल्कि मार्केट में कुछ घंटों के अंदर मुनाफा बनाया गया
और उसी प्रॉफिट से वो एसी घर आया। नियम एकदम साफ था, अपनी सेविंग्स को हमेशा इन्वेस्ट करो और जो प्रॉफिट मिले सिर्फ उसी प्रॉफिट से अपनी लग्जरी के शौक पूरे करो। है ना कमाल का फॉर्मूला? लॉन्ग टर्म निवेश की जब भी बात होती है तो टाइटन के शेयर का जिक्र जरूर आता है। 2003 में इसे सिर्फ 40 रुपए पर खरीदा गया। कुछ ही समय में ये 880 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन फिर बाजार पलटा और शेयर वापस 80 रुपए पर धड़ाम हो गया। ऐसे में अक्सर लोग घबराकर शेयर बेच देते हैं, पर बिग बुल का फंडा साफ था, बुरे वक्त में बारिश होने दो, बस छाता तानकर शांति से खड़े रहो। आज उसी शेयर की कीमत 2600 रुपए के पार है और ये परिवार की संपत्ति का एक बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा है। नेविगेटिंग इंडेक्स फंड्स। अब शायद दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हर कोई बिग बुल की तरह बाजार का इतना डीप एनालिसिस कैसे कर सकता है, तो आम लोगों के लिए क्या विकल्प है? यहीं पर एंट्री होती है इंडेक्स फंड्स की। किसी को भी भारी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुरक्षित इंडेक्स फंड्स के जरिए भी भारत की शानदार ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बना जा सकता है। इंडेक्स फंड्स की रणनीति को समझने के लिए सबसे पहले साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल कंपनियों के बीच का फर्क समझना होगा। ऑटोमोबाइल जैसी साइक्लिकल कंपनियां अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ चलती हैं। अर्थव्यवस्था अच्छी तो ये भी ऊपर, नहीं तो नीचे। लेकिन नॉन साइक्लिकल कंपनियां जो रोजमर्रा का सामान बनाती हैं, जैसे साबुन या टूथपेस्ट, वो हमेशा स्टेबल रहती हैं। चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो, बुनियादी चीजों का इस्तेमाल कभी बंद नहीं होता। अब जरा एक नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के ब्रेकडाउन को देखें। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 42% फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर में लगा होता है। बाकी का हिस्सा कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेलीकॉम जैसे बेहद स्थिर सेक्टर्स में होता है। तो मार्केट में शांति और कम रिस्क चाहने वालों के लिए इस तरह के डिफेंसिव इंडेक्स में पैसा लगाना एक बहुत ही सुरक्षित और स्मार्ट विकल्प हो सकता है। ट्रायम्फ्स, मिस्टेक्स एंड लेगेसी। अब तक तो हमने सिर्फ सफलताओं की बात की, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। निवेश की इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% सही नहीं होता। गलतियां दिग्गजों से भी होती हैं, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा इंसानी और सच्ची बनाती है। जी हाँ, बड़े बड़े महारथियों के दांव भी कई बार उल्टे पड़ जाते हैं। डीएचएफएल को ही देख लीजिए। लोन डिफॉल्ट के चलते इस शेयर में 97% तक की भारी गिरावट आई। डीबी रियलिटी कोविड की मार से बुरी तरह प्रभावित हुआ, और मंडाना रिटेल जो 277 रुपए से गिरकर सिर्फ 16 रुपए पर आ गया था। लेकिन असली जीत कभी न हारने में नहीं है, बल्कि इन गलतियों को खुले दिल से स्वीकारने, उनसे सीखने और फिर मजबूती से आगे बढ़ने में है। और इस शानदार सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर एक ऐसा दांव खेला गया जिसने सबको चौंका दिया। अकासा एयर एविएशन सेक्टर में शुरू किया गया ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कभी न खत्म होने वाले जज्बे का जीता जागता सबूत था। 7 अगस्त 2022 को इस एयरलाइन ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद इस बिग बुल ने हमेशा के लिए दुनिया से विदा ले ली। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। इस ऐतिहासिक सफर से एक मजबूत वित्तीय विरासत बनाने के लिए क्या सीखा जा सकता है? लंबी अवधि का निवेश करना, बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखना, बिना उधार लिए शुरुआत करना और अपनी गलतियों से सीखना, यही वह दमदार सिद्धांत हैं जो किसी भी आम पोर्टफोलियो को एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। तो सोचिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत आज से ही अपनाया जा सकता है?